जो डर गया वो जिंदा रहते भी मरा हुआ सा है, और जो नहीं डरता ज़िंदगी में वही लोगों के लिए जिंदा रहने मदद कर सकता है, किसी काम आ सकता है, रिस्क ले सकता है, जिसके मन में भय नहीं है, जिसके मन में डर नहीं है। अपनी ज़िंदगी की चिंता करके, अपनी सुविधाओं की चिंता करके जीने वाला राजनीति नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ जब किसी ऐसे मामले में आपको जेल भेज दें, जिस मामले से आपका कोई वास्ता ना हो, झूठी घटना बनाई गई हो, तो अपार कष्ट होता है। ये सब आरोप लगा सकते हो, पर इनसे कुछ होने वाला नहीं, डगे नहीं है। हम भगवान हमें यहाँ तक लाया, जो आगे बढ़ता वही है जिसका दिल और दिमाग साफ हो। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। झांसी जिला और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की सियासत के किरदार हैं दीपनारायण सिंह यादव जी, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं जब उनकी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सत्ता हो तो भी और जब सत्ता नहीं हो तो भी। और लगातार उन सुर्खियों के बीच अब 1 महीना पहले वे जेल से बाहर आए। के कुछ महीना पहले भी वे जेल गए थे, फिर बाहर आए थे। और उनको पूरे झांसी जिला की सियासत में या यूपी के बुंदेलखंड की सियासत में उनके नाम पर राजनीति होते ही पिछले 2 दशक से तो हम देख ही रहे हैं। तो आज उनके पूरे राजनीतिक सफ़र पे और वर्तमान की परिस्थितियों पे चर्चा करने के लिए खुद दीपनारायण सिंह यादव जी हमारे बीच में हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार, राम राम। तो भाई साहब इस बार जो है कितने दिन को समय आपको गुजरे जेल में? देखिए, ज़िंदगी का वैसे हर पल महत्वपूर्ण है, और जेल एक ऐसी जगह है जहाँ आपके पास कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। आपके पास सिर्फ उलझनें रहती हैं, आपके दिमाग में परेशानियाँ रहती हैं। और मैं सोचता हूँ जब किसी ऐसे मामले में आपको जेल भेज दें, जिस मामले से आपका कोई वास्ता ना हो, झूठी घटना बनाई गई हो, तो अपार कष्ट होता है। और जीवन का एक एक पल बड़ा मुश्किल से गुजरता है। मन में लगता है कि इतनी राजनीति करने के बाद, इतने साल लोगों के बीच में रहने के बाद, इतनी परीक्षाएं पास करने के बाद, और राजनीति के सफ़र में इतने सारे लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी को सामने रखा है, और फिर ऐसी घटना में फंसा दें तो कष्ट तो होता ही है मन में। मैं सोचता हूँ कि जेल का एक एक पल बड़ा ख़राब गुजरता है, और भगवान करे कोई जेल ना जाए, ईश्वर में कोई ऐसी पहले तो लोग गलती भूल ना करें। मैं कहता हूँ जब झूठे फंसते हैं तो बहुत कष्ट होता है मन में। लेकिन आप कई बार, जितनी बार मतलब आपके संग जो भी घटनाक्रम भय, और वो तो सब कोर्ट में विचाराधीन हैं, उन पर तो कोई टिप्पणी करे तो कोई विषय आपकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन जितनी बार आप जेल जाते हो, उसके बाद कई बार होता कि यार एक झटका लगे, जेल गए, परेशानी भई, कुर्की हो गई, तमाम सारी चीज़ें भई। अब कछु दिना शांति रहो, दिन दुनिया से दूर रहो। आप जो है 2-4 दिना में फिर बिल्कुल नहा धो के फिर तैयार राजनीति में। क्या मजबूती के तैसे आ जाते? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, समाज हमारी परीक्षा ले रहा, और इस परीक्षाओं में हमें पास होना है तो हमें उन सब बातों को लेकर सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। हो सकता है लोग उन राजनीतिक हमारे सफ़र को रोकना चाहते हों, ज़िम्मेदारियों से हटाना चाहते हों, डराना चाहते हों। तो फिर जब तक हम ज़िंदा हैं, लोगों ने कहा जब ज़िंदा हो, ज़िंदा रहने का महसूस तो कराओ। और अगर साजिश हुई है तो जब हमें ये भरोसा है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा, जनता जानती है, सच्चाई सब कुछ जानते हैं कि हमें किस मामले फंसा रहे हैं। 32,000 की लूट हम पे लगा रहे हो आप, हमारे एक एम्प्लॉइज से रिपोर्ट लिखवा रहे हो जो हमारे यहाँ 4-5 साल नौकरी किए हैं। तो वो उसके बाद फिर किस तरह से आप हमें ले जा रहे हैं, कितनी पुलिस लगा के जिस तरह कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो एक कार्रवाई के पीछे मनोबल तोड़ने की जो लड़ाई थी, या लड़ाई है राजनीति में एक दूसरे को, जो हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे जो अपोनेंट एमएलए हैं, या वो सोचते हैं कि अब चुनाव नज़दीक आ गया, फंसा दो, डरा दो, धमका दो, जेल भेज दो, नहीं छूटने दो इनको और नुकसान कर दो, इससे वो जीत जाएंगे, या उनको फ़ायदा हो जाएगा, या वो सोचते हैं अपनी जो भी फ़ायदे की बात सोचते हों। ये उनका सोच हो सकता है, पर मैं सोचता हूँ मेरी और ज़िम्मेदारी बढ़ गई। अब मुझे अपना एक परीक्षा ये भी देनी है कि लोग वैसे तो सारी बात सच जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अब जो हम जिस लाइन पर काम कर रहे हैं, राजनीति का विषय अपने लिए नहीं है। अगर सच्ची राजनीति है तो वो लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, लोगों के साथ निभाने की लड़ाई है। लोगों को कैसे हम प्रगति की दिशा में ले जाएं, हम कैसे अपने राजनीतिक सफ़र से लोगों को उन जो उम्मीदें राजनीतिक लोगों से पालते हैं लोग, उससे उन्हें कैसे लाभ पहुंचाएं, अपनी सरकार की योजनाओं से कैसे लाभान्वित करें। वहीं जब संघर्ष का दौर है तो कैसे हम उनके साथ खड़े रहें और उन्हें हिम्मत जुटाएं कि डरिए नहीं, ठीक है हम फंसे हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन आप मत घबराइए, जब तक हम जिंदा हैं आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन आप जो है पूरा, जब आपकी छात्र राजनीति से शुरुआत हुई, उसे लगे अभी तक कितने मौके लगभग आए जब आपको जेल जाने पड़े? देखिए, सबसे पहली बार जब रामकोला का केस हुआ और आदरणीय नेताजी गिरफ्तार हो गए रामकोला में, तो मुझे याद है,
तो उसके बाद पूरे प्रदेश में, देश भर में समाजवादी लोग जेल जाने लगे। आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी और उनके साथ कुछ लोग थे, हम लोग भी उनके साथ जुड़ गए और जेल चले गए। हम लोग पहली बार जेल चले गए। हमारे साथ कुछ पॉलिटेक्निक लड़के कर रहे थे, वो भी बेचारे उस आंदोलन में हमारे साथ आ गए। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ पुलिस लाइन से, क्योंकि जेल जाने की नौबत बन गई, तो लगा कि जेल जाएंगे तो पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने किसी तरह से पुलिस से हाथ पैर जोड़ के उन साथियों को छोड़ दिया। पर मैंने कहा अगर हम लोग भागते हैं तो आज हमारी परीक्षा पे हम फेल हो जाएंगे, तो हम लोग जेल चले गए। मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के सफ़र में जब भी कोई आंदोलन हुआ और जब भी मुझे ये मौका मिला कि मैं उस आंदोलन में शामिल हूँ, और वो जेल भरो आंदोलन उसके बाद कई हुए। लखनऊ में हुआ आंदोलन, एक बहुत टानाबंदियों की रिहाई का आंदोलन था, जिसमें 150-125 लोग हम लोग घायल हुए। पुलिस लाठीचार्ज में बहुत लोग, हम लोग भी बहुत मार खाए। और फिर लखनऊ जेल भेजा, लखनऊ जेल से अल्मोड़ा जेल भेज दिया। तो राजनीतिक सफ़र में तो शायद कोई मौका ऐसा हमने छोड़ा हो, जिस सफ़र में जेल भरने का या जेल जाने का कोई नौबत आई हो, उस आंदोलन में हम उसके हिस्सा रहे हों, तो हम लोग उसमें जेल जाते रहे हैं। 2-3-4 बार और भी झांसी के आंदोलनों में भी जेल गए, हमारे साथ चंद्रपाल जी भी जेल रहे। तो मैं कह सकता हूँ बहुत सारे साथी रहे। 125 लोग तो हम लोग लखनऊ गिरफ्तार हुए और प्रदेश की विभिन्न जेलों में भेज दिए गए। हमारे 35 लोग हमारे संग अल्मोड़ा जेल गए, और वो सौभाग्य मिल गया कि उस जेल में नेहरू जी, खान गफ्फार खान साहब 2-2 साल नज़रबंद कैद रहे अल्मोड़ा की उस जेल में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लोग राजनीति करने वाले लोग या सोचते थे कि जेल जाने से आदमी का भविष्य ख़त्म हो जाएगा, उनको हम कमज़ोर कर देंगे, मैं सोचता हूँ भगवान ने या उस वहाँ जाने से एक नई प्रेरणा मिल गई, एक नई जगह पहुँचने का मौका। किस्मत किसी को जब किसी रास्ते पर ले जा रही होती है ना, तो रास्ते वो तय करती है। कहते किस्मत हमारे करने से कुछ नहीं होता। जब कुदरत ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, जिनके आशीर्वाद से हम लोग हैं, उन्हें किसी को ही पहुँचाना होता, तो रास्ता कहाँ से जाता है ये हम नहीं जान पाते। लेकिन उस रास्तों के बाद हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं कह सकता हूँ बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मिली। मैं इंटर कॉलेज में प्रेसिडेंट बना, विभिन्न इंटर कॉलेज में मैंने इंदिरा गांधी की मूर्ति लगाई, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था। फिर मैं डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट बना और सबसे कम उम्र का चेयरमैन वो बना, प्रेसिडेंट बना। वहाँ मैंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मेरे शपथ ग्रहण में आए, और पहली बार 100 साल की हिस्ट्री में एक ऐसा है कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है छात्र संघ के प्रोग्राम में शपथ ग्रहण कराने में आए हों। तो ये सौभाग्य मेरी ज़िंदगी में जुड़ गए। फिर मैं 93 में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बन गया, और जब प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैनों की मीटिंग होती थी तो मैं सबसे छोटी उम्र का, कम उम्र का एक चेयरमैन बनकर पहुंचा। इस सौभाग्य मिला। मैं 9 साल बैंक का चेयरमैन रहा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में। तो मैं फिर उसके बाद मुझे एमएलए लड़ने का मौका मिल गया। 2007 में मैं पहली बार मैं एमएलए बन गया। 2012 में दूसरी बार एमएलए बन गया। 10 साल एमएलए ले लिए। 17 और 22 हम हारे हैं, पर हमें वहाँ के लोगों ने वोट बढ़ के मिले हैं। समाजवादी पार्टी का साथ हम समाजवादी पार्टी का वोट कभी घटा नहीं है। ये जितने चुनाव हुए हैं उन सब में प्रत्याशियों के साथ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वोट मिलता है किसी को, तो उसमें पार्टी की लीडर की छवि, सारे साथियों का सहयोग और प्रत्याशी का, हम लोगों का जो भी साथी सहयोगी होते हैं जिनका साथ जुड़ता है, वो एक संयोग बनाते हैं। तो पिछली बार भी हमारे पर 80,000 से अधिक वोट पाए। तो मैं कह सकता हूँ कि, और जेल से राजनीति का क्या रिश्ता है, मैं सोचता हूँ हर राजनीति करने वाला जानता है कि राजनीति में तो अगर आप संघर्ष के दौर में हैं और लोगों के लड़ना चाहते हैं तो परेशानियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि उस परेशानियों के बाद ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ आगे ही बढ़ाया है। मैं सोचता हूं कि इस परेशानी के बाद भी भगवान कोई रास्ता देगा और जिम्मेदारी संभालेंगे, जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ना लक्ष्य नहीं होता। राजनीति में तो हमारी परीक्षाएं, हमारी हिम्मत, हमारे साथ हो रहे उत्पीड़न से या हमारे साथ हो रहे जुल्म से लोग निराश और डिमोलाइज और उनका हिम्मत बढ़ती है। लेकिन जब हम छूट कर आते हैं बाहर और कहते हैं कि नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, तो जो साथी सहयोगी होते हैं वो, उनका हौसला भी बढ़ता है कि नहीं नहीं न्याय है और न्याय मिलता है, ऐसा नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इस सफ़र, ये तो सफ़र का हिस्सा है राजनीति में। अब ये जो डर गया, जो तो एक पिक्चर का डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया, ये गब्बर सिंह ने बोला था। पर ज़िंदगी के सिद्धांत में भी ये है कि जो डर गया वो जिंदा रहते भी मरा हुआ सा है, और जो नहीं डरता ज़िंदगी में वही लोगों के लिए जिंदा रहने मदद कर सकता है, किसी काम आ सकता है, रिस्क ले सकता है। जिसके मन में भय नहीं है, जिसके मन में डर नहीं है, अपनी ज़िंदगी की चिंता करके, अपनी सुविधाओं की चिंता करके जीने वाला राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति में तो हमें अपने जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा, परेशानी डालना पड़ेगा। अगर हम किसी के लिए लड़ना चाहते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी आंदोलन का हिस्सा है, तो हमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। साल 2007 में जब मायावती जी की सत्ता आई तो 7 से 12 का एक दौर, और इसके बाद अब जो है 2017 से अभी तक का दौर। इन दो ही दौर में कब आपको लगे कि आप पे जो है पॉलिटिकली निशानों ज़्यादा आपको बनाया जा रहा है?
मैंने कई मौक़ों पर कहा है कि राजनीति में जब आप सक्रिय रहेंगे, लोगों का आकर्षण रहेगा, लोगों का साथ रहेगा, साथी सहयोगी आपकी मदद करते रहेंगे, तभी आप पर हमला होगा। जब आपका लोग साथ छोड़ देंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, कोई हमला नहीं करेगा। दुश्मन भी या राजनीतिक जो विरोधी है वो हमला तब तक हमला हो रहा है। मैं राजनीति की एक सूत्र बता रहा हूँ, वैसे भी कह रहा हूँ सिद्धांतन। अगर राजनीति में हमला हो रहा है, विरोधी आप पर हमला कर रहे हैं, तो समझो अभी कुछ वजूद बचा है। जिस दिन ये हमले बंद हो जाएंगे, जेल जाना बंद हो जाएगा, ये हमला करना बंद कर देंगे, तब मैं सोचूंगा मैं कुछ कर ही नहीं, लायक नहीं बचा हूँ, तभी हमला बंद हुआ। आप लोगों की जिम्मेदारी संभालने की बात करेंगे तो परेशानी खुद को परेशानी डालना पड़ेगा। आप अपने को बचाकर दूसरों की परेशानी कम नहीं कर सकते। और आज का जो माहौल है, उस माहौल में तो आज मैं कह सकता हूँ कि अगर आप में दूसरों के लिए लड़ने की जज्बात नहीं है तो फिर राजनीति से दूर रहना चाहिए आपको। चाहे आपने कन्या विवाह करे हों, रक्षाबंधन, बहुत सारी चीज़ें रहीं, सकारात्मक पहलू आपके भी बड़े हैं। लेकिन जब मुश्किल परिस्थिति है तो एक बड़ी चीज़ जो अब देखने को मिल रही कि समाजवादी पार्टी के और कोई कार्यकर्ता पे जब कोई समस्या आई तो दीपनारायण सिंह यादव खड़े मिले। लेकिन अब अगर दीपनारायण यादव पे कोई समस्या है तो एक माहौल क्रिएट हो रहा हो कि आपकी पार्टी के ही बहुत सारे लोग उतनी ताकत से वो विषय पे नहीं उठा रहे जब दीपनारायण यादव जेल में है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हर समय लोगों की परीक्षा होती रहती है। समाज उसका दर्पण है, वो सब चीज़ें देखते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई हिम्मत डर गया हो या जिस तरह के राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे होंगे जिस तरह की स्थितियाँ हैं, तो उसमें दो तरह के पक्ष सामने हैं। एक है हिम्मत हमारी कितनी बची है या हम लड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर वैसे तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले दिन से मामला उठाया और विभिन्न मौक़ों पर मामले उठाए। बहुत सारे नेताओं ने हमारे लिख के मांग करी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से लेकर अपने को रिस्क लगाकर अपना बयान भी दिए हैं। हाँ, सड़कों की लड़ाई के वास्ते जो सड़कों की लड़ाई लड़ी जाती थी या लड़ते थे लोग, समाजवादी आंदोलनों की जो पहचान थी या जो संघर्ष के दौर में विभिन्न आंदोलनों से लोग निकले हैं या आंदोलन के जो तरीके थे, वो मैं कह सकता हूँ कि उसमें बदलाव आया है। वो जो प्रशासन या जो लोग जिस तरह के आंदोलनों को से निकले थे, वो उस तरह के लोग बचे नहीं हैं समाज में। मैं कभी-कभी ये भी देखता हूँ कि आने वाली पीढ़ी राजनीति करना चाहती है, पर वो किसी दूसरे के लिए रिस्क पे अपने को लगाना नहीं चाहती। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरों के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए कौन रिस्क लेगा। तो बात रिस्क की सिर्फ इसकी नहीं है, आप सियासत एक कठिन सब्जेक्ट भी बन गया, विषय बन गया। आप इसको इतना आसान मत मानिए। और जिस तरह की राजनीतिक फैसले, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं या हो रही हैं, जिस दिशा में राजनीति जा रही है, डरने वाले को तो जगह मिलेगी नहीं। जो लड़ेगा, अपने को जान जोखिम में डालेगा दूसरों के लिए, वही राजनीति में जिंदा रह पाएगा। कमज़ोर आदमी के लिए या कमज़ोर दिल वाले के लिए या ये सोचकर कि हमारा कुछ ना बिगड़े और हम लोगों के लिए को बचा ले जाएंगे, मैं सोचता हूँ सपना हो सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन जब बात आपकी पॉलिटिकल के संग आपकी क्राइम हिस्ट्री की बात करें कि जब भी आप 2-3 बार जब भी आप पे कार्रवाई हुई कि गैंगस्टर, गैंग लीडर, 55-60 मुकदमे, पुराने मुकदमे, तो आपके ऊपर मुकदमा कितने हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा ना कि हम लोग छात्र राजनीति से आए, गांव से निकल कर आए। और अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं कि आप जिला बदल हो गए थे 1992 में। तो मैं याद करा दूं कि मैं जिला बदल इसलिए हो गया था कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया और मैंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को छात्र संघ समारोह बुला लिया और उसके 10 दिन के बाद कार्रवाई हो गई। तो मैं, जो लोग कह रहे हैं जिला बदल हो गए थे, वो जिला बदल क्यों हो गए थे, उनको अगर ये ज्ञान है तो ये भी पता होगा कि हम किस कारण हो गए थे। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी और मैं नेताजी को लेकर आया और हज़ारों लोगों ने उस भव्य स्वागत किया, लड़के लड़कियों ने वहाँ उस कॉलेज में। तो राजनीति उसकी कहीं ना कहीं वो वजह बन गई। अब आगे मुकदमों का सवाल उठाते हैं लोग कि ये मुकदमे थे, मेरे ससुर साहब की हत्या हो गई, मेरे दूसरे भाई के ससुर की हत्या हुई, इतने झगड़े हुए, मेरे पे कोई हीनियस क्राइम नहीं है। बहुत सारे लोग तमाम बातें, मेरे ताऊ एक बात बोला करते थे, मैं छात्र राजनीति निकला, मेरे कॉलेज राजनीति में भी झगड़े हुए। मैं राम मिलन जी से मेरा पॉलिटिकल झगड़ा नहीं था, वो झगड़ा किसी की मदद, किसी दोस्त की मदद में झगड़ा हो गया। तो मैं दूसरों के लिए झगड़ा हूँ, लड़ा हूँ, पर मैंने कोई ऐसा अपराध कभी नहीं किया, ना भगवान ने मेरे हाथ से होने दिया। मेरी कुंडली में एक संयोग था, में दादा 5 साल की कुंडली मेरे लिए लिखा कर लाए थे। उन्होंने कहा तुम किसी का बुरा सोचोगे उसका बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा बुरा सोचने वाला कभी रह ही नहीं सकता। अगर वो तुम्हें कोई मारने की कोशिश करेगा, खुद मरेगा, तुम्हारे मारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा आर्थिक नुकसान करने वाले का सोचेगा, वो खुद तुम्हारा नुकसान नहीं होगा पर उसका नुकसान हो जाएगा।
तो मेरे जो मैं देखता हूँ जो बातें लिखी थी उस कुंडली में, या जो जिन ज्योतिषी ने बनाई, जिन महाराज ने बनाई, मैं कह सकता हूँ मैं आज भी उनको याद करता हूँ। वो इस दुनिया में तो नहीं होंगे आज, पर मेरे दादा ने जो बातें बताई कि तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे योग हैं, संयोग हैं, तुम्हें दुनिया में कहीं कोई रखेगा, पर तुम चिंता नहीं करो, परेशान नहीं रह सकते तुम। एक ऐसा योग भी हमारी कुंडली में है कि हमें वो जंगल में रखें, जेल में रखें, पर जहाँ रहेंगे भगवान हमारी वहाँ कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बना के रखता है। हिम्मत जो दी है ईश्वर ने, या जो भी है हमारे परिवार ने, या हमारे भगवान की ऐसी कृपा रही है, या हमारे साथियों ने जो बल दिया हमें, या गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी, कि हमें जो हिम्मत दी, वो भी वजह थी कि हम जहाँ भी रहे वहाँ अपने आप को आसान से ढाल लेते हैं, मुसीबत में भी आसानी से जी लेते हैं। जेल में भी रहते, ख़राब कंबल, ख़राब खाना, सब कुछ जो जेल का मिलता था वो ही खा के अपने को वो सोचते हैं हम इससे परेशान होकर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। मैं सोचता हूँ मैं उसमें भी ज़िंदगी खुशी से काटने की कोशिश करता हूँ। और मैं कहता हूँ विरोधियों से भी कि ऐसा मत करो कि जब आप कहीं उसमें फंस जाओ तो फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया किसी को। लेकिन जब पॉलिटिकल बात करें कि ये सब घटनाक्रम होगा, ई के पैरेलल अब चुनाव भी करीब है, तो चुनाव लड़ने हैं गरोठा से? देखिए, लड़ने का फैसला कभी प्रत्याशी खुद नहीं कर सकता, और मैं तो इस सोच का आदमी हूँ। मैंने पहले आज 5 चुनाव लड़ लिए। एक बार निवाड़ी से मैं 98 में भी लड़ चुका हूँ, तब भी मैं लड़ा था और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। तो कांग्रेस की ज़मानत जब्त हुई थी, 5000 वोट मिले थे, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने जो है निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर दिया था, अपने अधिकृत प्रत्याशी को छोड़ दिया था। तो दोनों बड़ी पार्टियों को हरा कर दूसरे नंबर पर रहा मैं। राठौर साहब बने थे एमएलए, पर मैं दूसरे नंबर पहली बार, जब मेरी उम्र 25 साल 26 साल पूरी नहीं थी। तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में मैं जब भी लड़ा हूँ तो लोगों ने लड़ाया हमको। अब भी मैं 2007 में एमएलए बना, 12 में बना, 17 लड़ लिए। तो फैसला कभी भी राजनीति में खुद नहीं कर सकते हम कि हम लड़ेंगे। राजनीति में मैंने अभी भी कहा कि फैसला पहला दल करता है, लीडर करता है, उसकी अपनी समीक्षाएं होती हैं, जानकारी होती है। फिर दूसरा मेरा है कि मैं अपने लोगों से पूछता हूँ, लोगों से बात करूँगा, सहयोगियों से बात करूँगा, जिनकी दम पे लड़ना है। राजनीति साझा कहती है, खुद के लड़ने से कुछ चुनाव नहीं जीत सकता। जिसको लड़ाने वाले अच्छे मिल जाते हैं, एक संयोग है। सफलता की वजह सिर्फ एक है कि जिसके पास सच्चे और अच्छे साथी मिल जाते हैं वो सफलता के करीब पहुंचता है। मैं अपने सब उन साथियों से पूछूंगा जो मेरे 7 वर्षों से काम कर रहे हैं कि बताओ तुम सब मिलकर मुझे जिता सकते हो क्या? तब मैं सोचता हूं कि मुझे लड़ना चाहिए। मैं हर चुनाव में ये बात बोलता था, इस चुनाव बोल रहा हूँ, मैं तभी लड़ूंगा जब मेरे साथी सहयोगी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे। दल का लीडर सोचेगा कि तुम्हारे लड़ने से पार्टी को फ़ायदा है। तब मैं प्रत्याशी पहले भी ऐसे ही बना था और अभी भी मैं ऐसे ही प्रत्याशी हूँ कि दल को ज़रूरत मेरी है, और मेरी मैं जीत की वजह बन सकता हूँ। मेरे साथी मुझसे ये कहेंगे कि लड़ो, मैं सब साथ देकर तुम्हें जिता ले जाएंगे। तब मैं सोचूंगा लड़ने की, वरना लड़ने की खुद नहीं सोचता कि लड़ना चाहिए। आदमी लड़ना भी नहीं चाहिए, मेरी तो ये मानना है, अपने आप नहीं लड़ना चाहिए। लोग लड़ाए तो लड़ो। गरोठा तो खैर आपकी मतलब सियासत को मूल आधार केंद्र है, आपको जन्म स्थान उस क्षेत्र में। लेकिन निवाड़ी की बात करें, लगातार आपकी एक बार आप जैसे 98 में लड़े, फिर केवल एक बार आपको जीत मिली 2008 में, फिर 13, 18, 23 लगातार वोट परसेंटेज भी डाउन हो रहा है। तो अब मध्य प्रदेश को रुख फाइनली छोड़ने हैं कि उतने भी अभी भी जो है खूंटा आवे थोड़ा बहुत फंसाने? देखिए, हमने कहा ना कि लड़ने का फैसला खुद नहीं कर सकते, लोग कराते हैं। मेरा वोट कभी घटा नहीं। पहली बार इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी, मतलब हम लोग उस पर गए हैं। तो मैंने कहा कि जब हमने पहले दिन से तय कर रखा था कि अगर जिस दिन वोट घट जाएंगे उस दिन राजनीति में उस आदमी को नहीं लड़ाएंगे। तो अब ये तो तय है कि मीरा को चुनाव नहीं लड़ना है। अब ऐसे को लड़ाएंगे कि सबसे ज़्यादा वोट आए। किसी के सामने भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप पहुंचे थे मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव लड़ने। लोकसभा चुनाव लड़ने में आपका जो है पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि भैया इन पे मुकदमे थे, तो वो उस चक्कर में सेट हो गए, सब पूरा सिस्टम हो गया, उनकी जो है प्रॉपर्टी बंधक थी वो सेट हो गई। बहुत तमाम बातें पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तैयारी। इसकी सच्चाई क्या है? आज आप शायद, हमें लगता है इस पर बहुत खुल के शायद उसके बाद बात ही नहीं हो पाई। मैं कह सकता हूँ कि देखो, मैंने कहा कि हम लोग कितनी भी होशियारी कुछ कर लें, पर एक कुदरत है, भगवान की अदालत है, ईश्वर की अदालत, समाज भी सब देखता है। मुझे 2 तारीख को टिकट मिला, मैं 2 तारीख को पहुंचा पन्ना, मैंने वो किया। 3 तारीख को मैं कटनी चला गया। 4 तारीख को मेरा अंतिम पर्चे का दिन था। हमने पर्चा दाखिल किया। पर्चे में हम लोगों ने हमारे पास एक मजबूरी थी कि जैसे 2 दिन में टिकट मिला तो सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अप्लाई किया निवाड़ी में। तो उन्होंने 48 घंटे पहले कर लेते, उन्होंने कल दे देंगे आपको। मैंने फिर एडीएम, वो हमारे जो एडवोकेट थे जिन्होंने पर्चा भरा था, वो पर्चे को एडवोकेट साहब ने कहा कि मेरी एडीएम से बात हो गई है, जो सर्टिफाइड कॉपी हम पे उपलब्ध है हम देते हैं, वो डॉक्यूमेंट इनका है। तो मैंने जो पर्चा जिन्होंने मेरा भरा वो कांग्रेस के लीडर भी हैं और वहाँ के बार के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनको पूरे पेपर सौंप के मैं कटनी चला गया। लौट के सुबह जब हमने पर्चा दाखिल किया, अगर पर्चे में हमारी कोई कमी थी तो जिलाधिकारी महोदय एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप दी। उन्होंने उसमें लिखा
कि सब कुछ पूर्ण है हमारा। और ये पर्चे की नियमावली में है कि अगर कोई पर्ची में त्रुटि है, कोई दस्तखत छूट गए, किसी कोई कमी है, तो वो पूर्ण कराएं उनकी जिम्मेदारी। और अगर कमी है तो उसके लिए जांच का भी समय अगले दिन मिला हुआ, वहाँ भी आप पूरे कर सकते हैं कागज़। तो जब आपने हमें एक स्लिप दे दी कि हम कोई पर्चे में कमी नहीं है, और उसके अगले दिन जब जाँच के दिन आप बुलाते हैं स्लिप और उसमें काट के पुरानी सूची लिख देते हैं, तो ये तो धोखा हो गया। धोखा तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा पर्चा हमें दाखिल करना था उस दिन, वो दूसरा पर्चा दाखिल करने में इसलिए देर हो गई हमारी कि हमारा हेलीकॉप्टर, आदरणीय वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस वाले वो सब आ रहे थे, बड़े बड़े लीडर आ रहे थे, वो हेलीकॉप्टर 2:45 पे आया, लेट हो गए। और सेकंड पर्चा 3 बजने में 1 मिनट पहले दाखिल किया, फिर वकील साहब लेके गए हमारा, तो उन्होंने कहा 3 बज गया, तो पर्चा नहीं लिया। लेकिन जब पहला ही पर्चा वैलिड था तो कोई सवाल नहीं था। फिर तमाम बातें राजनीति में, मैंने कहा ना कि उस पर्चा खारिज होने के बाद हम लोग जब जांच के समय जब हो गया, तो इन्होंने 12-1 बजे एक सूचना मिली, हमारे प्रस्तावक ने बताया कि डीएम साहब ऐसा बोल रहे हैं। हम लोग आपके सारे पत्रकारों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचते हैं। 12 साढ़े 12 का वक्त होता है, डीएम साहब ऑफिस से चले जाते हैं। 12:30 से लेकर 2:45 तक 50 आपके पत्रकार, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे एडवोकेट, सारे 2:45-3 बजे आते हैं। हम लोगों को अंदर बुलाया जाता है, वो लोग कहते हैं यूपी नहीं है, धमकाना शुरू करते हैं। एक निवेदन वकील साहब ने मेरे किया कि अगर पर्चे में कोई कमी है सर, एक बार हमें दिखा दो, वर्बली दिखा दो। वैसे तो आप 2-2.5 घंटे से हैं नहीं, अगर कोई कमी थी तो हम उसको पूर्ण करने को तैयार बैठे थे। हमें तो कमी क्या है? तो बोले आप वो पर्चा दिखाने से मना कर दिए साहब। वो बोले सर्टिफाइड कॉपी निकालिए। और बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने स्लिप में काट कर लिख दिया पुरानी सूची लगी थी। तो ऐसा तो धोखा किसी के साथ भी कर सकते हैं, और इस आधार पर पर्चा तो किसी का भी खारिज कर सकते हैं। तो रही बात इसकी कि क्या कौन कह रहा है, पर हमने कहा ना कि क्या छूट गई प्रॉपर्टी हमारी, उसके बाद 2 बार जेल चले गए। क्या एक रत्ती राहत मिली है? 35 गाड़ियाँ थानों में खड़ी हैं आज, स्कूल की बसें बंद हैं, हमारे स्कूलों में डीआईओस बैठे हुए हैं, पब्लिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी तनख्वाहें बांट रहे हैं, लोन हम भर रहे हैं। तो हमें बर्बाद कर दिया। क्या हम आबाद हो गए 2-3 साल में? और फिर किसी ने कहा कुछ फ़ायदा हो गया वो। तो हमने कि हम यादवों का बड़ा इतिहास अलग है। हमारे भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों की मदद की है, ली नहीं है। हम मर जाएंगे, किसी ब्राह्मण से पैसा लेकर नहीं जिएंगे। तो हमने कहा कि ये तो हमने कहा ना, समाज देश सब देख रहा है, पर ये भगवान भी तो देख रहा है। तो मैंने लोग बदनाम करने वाले लोगों ने तो जाने क्या क्या आरोप लगा दिए किसी पर। आरोप तो सब पे लगे रहे, पर हमारा दिल साफ़ है, नीयत साफ़ है, इसलिए हम टिके और ज़िंदा हैं आज भी। मैंने कहा कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं किए। हाँ, धोखा खा गए हम। 2 दिन के कम समय में 2 तारीख को हमें टिकट मिल रहा, 3 को लास्ट कटनी चलेगा, 4 तारीख दखल कर दिया। क्योंकि उस हमारे नामांकन में इतनी अपार भीड़ थी कि वो भीड़ देख के डर गए थे लोग, राजनीति करने वाले लोग डर गए थे। आज तो मैं कुछ कहने का हकदार नहीं हूँ, पर अगर मैं लड़ जाता ना तो बड़े पसीने छूट जाता। लेकिन लोकसभा चुनाव के इस घटनाक्रम के बाद अखिलेश जी से जब आप मिले तो उन तक किस प्रकार का मैसेजिंग थी? वे नाराज थे? ये बात सच है कि जब पर्चा खारिज हो गया तो फिर मैंने तय किया था मैं अखिलेश जी से मिलूंगा ही नहीं। अब क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं? सारा 4 सब्जेक्ट में PhD, दुनिया की राजनीति में दुनिया को सलाह देने वाला। मैं सोचता हूँ कि बोलो अपने अपने जानकार हैं, पर मेरा अपना सब्जेक्ट है राजनीति में, अपनी समझ और सोच है। मैं 4 MLA खुद लड़ लिया, 5 MLA खुद लड़ा, 4 पत्नी लड़ ली, और पर्चा खारिज क्या बताऊँगा जाके उनको? मैंने तय किया था मैं अखिलेश जी से मिलूंगा ही नहीं। क्या सफाई दूँ जाके, क्या समझाऊँ? मैं ये कहूँ कि आपने 2 तारीख को टिकट दिया, मैं 4 तारीख को पर्चा बनना था, मैं कैसे गलती कर गया? या मैं उसको दोषी ठहराऊँ? वकील साहब को जो बुजुर्ग थे पर्चा भरा, मैं सख्त था उन पर, मेरा पहले डाउट था। लेकिन जब वो जो पहले डीएम साहब क्या बयान दिए थे कि उसमें प्रत्याशी की दस्तखत नहीं है, और जब आप खारिज कर रहे हैं तो कह रहे हैं पुरानी सूची लगी थी उसमें, और प्रस्तावक के दस्तखत को बता रहे हैं। 10 प्रस्तावकों के दस्तखत थे उस पर, एक प्रस्तावक की नहीं है, क्योंकि उस हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने कहा कि वो जो हो गया, मैंने एक गलती मान ली कि रजिस्टर्ड कॉपी चूँकि निवाड़ी से तो उन्होंने दी नहीं, उन्होंने ADM साहब बोले कि नहीं वो लगा दीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट है। तो अब उस डॉक्यूमेंट बाद में आप डिनाई कर दो कि नहीं लग सकता था ये, तो इसको खारिज कर दो आप हमारे पर्चे को। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहा था कि बहुत दिन तक ऐसी राजनीति चलती नहीं है। तो अखिलेश जी से जब दोबारा इस विषय पे बात हुई आपकी? नहीं, फिर देखिए अखिलेश जी से हमारा जो रिश्ता है, या हम लोगों की जो पार्टी में जो हम लोग काम करते हैं, राजनीति के सफ़र में ये सच है संयोग बनता कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, पर वो एक सच्चे अच्छे इंसान भी हैं। और हमारे जज्बात क्या है वो हम समझते हैं, लोग समझते हैं। हमारा जीना मरना उनके साथ है। मैं सोचता हूँ कि वो उन्होंने कभी कोई सवाल ही नहीं किया। मैं फिर आज कह रहा हूँ आपके चैनल के मार्फत, उन्होंने कभी नहीं। पर मेरे मन में लगा कि मैं क्या जवाब दूँ जाके इनको, अब ये तो जाने क्या सोच रहे होंगे।
क्या इन्हें सफाई दूं अपनी कि इतने बड़े होशियार, तुम पर्चा देखे ही नहीं? सच है कि मैंने पर्चा देखा नहीं। वो चारों कॉपी लेके मेरे पास आए। एक्चुअली हमारा ऑनलाइन नंबर दूसरा दिख रहा था, तो 2 पर्चे भर दिए उस ऑनलाइन नंबर पे कि सर्टिफाइड कॉपी अगर निवाड़ी से आ गई तो उसे दाखिल कर देंगे, वरना ये दाखिल कर देंगे। तो अब वो जो भूल और गलती जैसी मानो चूक हो गई या जो भी है, और या जो जिन डीएम ने किया है ऐसा, वो भगवान उनको देख रहा है कि पहले आप बोलते हैं कि दाखिल कर दो और फिर आप खारिज कर देते हैं बिना किसी आधार, बोल कुछ रहे हैं और पर्चा खारिज करते समय कुछ और लिख रहे हैं। तो ये तो फिर किसी के साथ भी कर सकते हैं। मैं तो अभी भी इस विषय पे एक बार पार्टी के साथ भी बैठूंगा और आने वाली जो पीढ़ी चुनाव लड़ रही है उससे बोलूँगा, हमेशा एक दिन पहले पर्चा दाखिल करो और पर्चे की 2 या 3 कॉपी जरूर जमा करो, क्योंकि कभी भी आपको कुछ भी कमी निकाल कर आपका पर्चा कोई खारिज कर सकता है ऐसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि इतनी तमाम कई बार विषमताएं आती, परिस्थितियां आती, कभी चाहे 2007 की जो अपन ने बात करी या 2012 के बाद की बात है, कभी पार्टी बदलने का कोई ऑफर नहीं आया आपके पास कि यार अब बड़ी शांति से जियो? देखिए, ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप सोचते हैं क्यों चलती हैं? मैं सोचता हूँ कि वजूद जिंदा है तब तो लोग हमला कर रहे हैं। और जो भी कोशिश किसी की हो, 2 तरह के रास्ते हैं ज़िंदगी में आपके पास। आप डर कर किसी दल में शामिल का हिस्सा बन सकते हैं कि आपने जज्बातों से, जो जिस विचारधारा में काम करता है वैसे उसकी ज़िंदगी उसके सफ़र बन जाती है, वो दिमाग बदल नहीं पाता। मैं बहुत सारे लोगों के बारे में देखता और समझता भी हूँ कि जो इस तरह के गए भी हैं लोग या कहीं वो करे हैं कोशिश, तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए और उनका दिल और दिमाग कामयाब नहीं होने देता। क्यों नहीं होता? कि जो जैसे जीने लगता ना वैसे जीता चला जाता, बदल नहीं पाता अपने आप को। वो मैंने कहा कि ये कोशिश भी, ये डर जाओ, आप हट जाओ, या जो मेरे राजनीतिक विरोधी, मैं अभी उन्हीं पे लक्ष्य कर रहा हूँ। मैं तो अखिलेश जी को देखता था कि जब कोई परेशान आदमी किसी भी दल का पहुँच गया, मुख्यमंत्री थे वो, 1 सेकंड में सुन के बात सुनते थे। मैं तो मन में ये सोचता था मैं योगी जी से जाके मिलूंगा, और मुझे मालूम था, मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं है, मुख्यमंत्री तो सबके हैं। मैं तो अखिलेश जी की तरह देखता हूँ उनको भी, आज भी उनमें अखिलेश जी ढूंढता हूँ कि मैं आज भी दावे से आपसे कह रहा हूँ, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मेरी बातें सुन लेंगे मेरे साथ, उस दिन कार्रवाई कराने वाले जेल में होंगे। क्योंकि मुझे आज भी उनके अंदर उम्मीद ढूंढ रहा हूँ मैं कि कोई चीज़ें अगर वो सुना के झूठी कहानी बनाकर, मुझे गलत आदमी पेश करके, मुझे अपराधी बताकर, ये सब झूठी कहानी सुनाकर इसका मर्डर उसका मर्डर कर दिया। अरे भगवान से तो डरो यार, किस मर्डर की, किसकी बात कर रहे हो? कोई मर्डर करने वाला कामयाब कभी जीवन में हुआ है? जो किसी को मारता वो जिंदा रहता ही नहीं है। इसलिए भगवान मेरे साथ देता है। मुझे बहुत कोशिश लोगों ने की, मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करी। कोई कह रहा था राम राजा की सौगंध खा जाओ, मैं आज उनको सुनाने के लिए कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया डाल रहे थे कि फलाने का मर्डर, ठिकाने का मर्डर। मैं कहता हूँ भगवान राम राजा को साक्षी मानकर पूरे परिवार की सौगंध खाता हूँ, किसी को मारने की साजिश ही नहीं रची है बनने कभी। हाँ, मारपीट के केस हुए, उस पर हमला किसी ने किया, मैं लड़ा उससे हूँ। मैं आज कह रहा हूँ कोई हमला करेगा, हमला करेंगे, लड़ेंगे उससे, हम लड़ जाएंगे। हम, हमारा सोच ऐसा है, कोई हमारे को मारेगा उसको हम लड़ेंगे, उससे मारेंगे, जो भी करना पड़े करेंगे। पर जिनकी बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी कोई काम ना किया था, इसलिए भगवान मुझे यहाँ लाया और मैं यहाँ बैठा हूँ। इसलिए बैठा हूँ कि ईश्वर जानता कि हमारे जीवन में क्या सफ़र हमारा गुजरा है। तो मैं ये बातें, इन सब बातों का जवाब मैंने कहा ना कि समाज है, देश है, सब चीज़ें हैं, और फिर भगवान है, न्यायालय है, सब चीज़ें हैं। तो ये सब आरोप लगा सकते हो, पर इनसे कुछ होने वाला नहीं, डगे नहीं है हम। भगवान हमें यहाँ तक लाया, जो आगे बढ़ता वही है जिसका दिल और दिमाग साफ हो। जिसका दिल और दिमाग साफ हो वही आगे बढ़ता है। तो दीपनारायण सिंह यादव जी, जो पूर्व विधायक और लगातार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की सियासत में लगातार उनको नाम चर्चाओं में रथ है, और अब चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को चुनाव अब से लगभग 1 साल के भीतर वो प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में सियासत के केंद्र में दीपनारायण सिंह यादव आगे भी बने रहे, ऐसी उम्मीद हम सबको भी है और सियासत के जो तमाम जानकार हैं वे भी करते हैं। बुंदेलखंड का असली स्वाद चाहिए तो आइए श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।